वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 59 साला बरतानवी मुसलमान आदम मोहम्मद का कारनामा। फरीज़े हज की अदायगी के लिए 11 माह पैदल सफ़र करके इंग्लैंड से मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचने पर आदम मोहम्मद का किया गया शानदार इस्तकबाल। बोरिस जॉनसन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुताल्लिक़ दिया हैरान कुन बयान। कहा, अगर पुतिन कोई औरत होते तो यूक्रेन जंग शुरू ना करते। यूक्रेन पर उनका हमला जहरीली मर्दानगी की है बेहतरीन मिसाल। अफगानिस्तान में मुल्कगीर सतह का कौमी इज्तिमा लोया जिरगा की आज से हो रही है शुरुआत। जिरगा में ख़वातीन की नो एंट्री। तालिबान ने कहा, ख़वातीन हमारी माएँ बहनें हैं, मर्द शुरा करेंगे ख़वातीन की नुमाइंदगी। बिहार के सियासी गलियारों में बढ़ी हलचल। एमआईएम के 4 एमएलएज ने ज्वाइन कर ली लालू यादव की आरजेडी। अख्तरुल इमान ने बताया धोखा। कहा, मैं जब टूटा था तो 5 आए थे, अब 4 गए हैं तो 24 एमएलएज आएंगे। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखने का उद्धव ठाकरे ने कल किया था ऐलान। इम्तियाज जलील ने कहा, जाते जाते ये हरकत करके उद्धव ठाकरे ने अपनी इज्जत घटा दी। और एक्ट्रेस और बेबाक बयान देने वाली स्वरा भास्कर को आई जान से मारने की धमकी। धमकी भरे खत में लिखा गया कि वीर सावरकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बरतानवी मुसलमान आदम मोहम्मद 11 महीने पैदल सफ़र के बाद यूके से मक्का हज के लिए पहुंच गए। 59 साला आदम के मक्का पहुंचने पर एक बड़े मजमुए ने उनका इस्तकबाल किया, जिस पर आदम ने इस्तकबाल करने वाले लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आदम ने बताया कि उन्होंने 10 महीने और 26 दिन पहले बरतानिया से मक्का के लिए पैदल सफ़र का आगाज़ किया था, जिसके बाद वो 9 मुल्कों का सफ़र करते हुए अब रवां बरस हज की अदायगी के लिए मक्का पहुंचे हैं। आदम के मुताबिक उन्होंने मक्का पहुंचने के लिए सख्त मौसम समेत हर मुश्किल और परेशानी को बर्दाश्त किया और 6500 किलोमीटर का सफ़र तय किया, क्योंकि हज उनकी अवलीन ख्वाहिशात में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अगर खातून होते तो यूक्रेन में जंग शुरू ना करते। एक इंटरव्यू में बोरिस जॉनसन ने कहा कि अगर पुतिन एक औरत होते, जो कि वो वाज़ह तौर पर नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से जारहियत और तशद्दुद वाली पागल और मर्दाना जंग में शामिल होते जैसे वो अब हो गए हैं। जॉनसन ने कहा कि पुतिन का यूक्रेन पर हमला जहरीली मर्दानगी की एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने दुनिया भर में लड़कियों के लिए बेहतर तालीम और इक़्तिदार में ख़वातीन की तादाद में इजाफे पर जोर दिया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म जॉनसन ने तस्लीम किया कि यकीनन अवाम चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो, लेकिन फ़िलवक्त कोई डील दस्तयाब नहीं है। पुतिन अमन की पेशकश नहीं कर रहे हैं। जापान के फुकुशिमा इलाके में साल 2011 के जोहरी हादसे के बाद खित्ते से दरामदात पर आयद बरतानवी पाबंदी हटा दी गई है। ब्रिटेन और जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने G7 सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा को फुकुशिमा के इलाके से दरामदात पर से पाबंदियाँ उठाने के बारे में आगाह किया। बता दें कि जर्मनी में मुनक़दा G7 ममालिक के सरबराहान ने मुलाकात करते हुए कई बड़े अहम ऐलानात किए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने 5 चीनी कंपनियों पर यूक्रेन तनाज़े के दरमियान रूसी फ़ौजी और दिफाई कंपनियों को मुबैना तौर पर इमदाद फराहम करने पर उन कंपनियों के अमेरिका में कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी महकमा तिजारत ने कहा कि 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमला करने से पहले तमाम कंपनियों ने रूस को ज़रूरी सामान फराहम किया था और वो अब भी रूसी कंपनियों को सप्लाई जारी रखे हुए हैं। फेडरल रजिस्टर एंट्री के मुताबिक चीनी कंपनियों के अलावा अमेरिकी महकमा तिजारत ने रूस, दुबई, लिथुआनिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ब्रिटेन, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम की 31 कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी है।
अमेरिकी वज़ारत ख़ज़ाना ने 100 मज़ीद रूसी शख्सियात और इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना जेनेट येलेन ने एक बयान में दावा किया है कि रूसी दिफाई सनअत पर पाबंदियाँ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कमज़ोर करेंगी और यूक्रेन के खिलाफ जंग में बड़ी रुकावट बनेंगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रूस की दिफाई व फ़ज़ाई कंपनी रोस्तक भी नई पाबंदियों में शामिल हैं। अमेरिकी वज़ारत ख़ज़ाना के बयान में कहा गया है कि रोस्तक की 800 ज़ेली कंपनियां हैं जिनके मुख्तलिफ शोबे हैं और उनमें 50% शेयर रोस्तक का है। इसी तरह यूनाइटेड फ़िज़ाई कंपनी भी पाबंदी के दायरे में आ गई है, जो रूसी मिग और सोको जंगी तैयारे बनाती है। तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर गए ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने अपने सफ़र के अख्तामी मराहल में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मौके पर इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान और रूस के दरमियान बैंकिंग और माली लेन देन के मेकानिज़म को मुसलसल मुस्तहकम करने की ज़रूरत है और इस निज़ाम को इस कदर मजबूत बना दिया जाए कि कोई दूसरा मुल्क इसको मुतासिर ना कर सके। इस मुलाकात में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी सदर ईरान सैयद इब्राहिम रईसी के साथ दोबारा मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हालिया चंद महीनों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में अच्छा इजाफा हुआ है और ये सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत है। ईरान के जोहरे प्रोग्राम को लेकर G7 ने बड़ा ऐलान किया है। G7 ममालिक ने कहा है कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बिलवास्ता बातचीत से चंद घंटे पहले जर्मनी में मुनक़दा ग्रुप ऑफ 7 के सरबराह इजलास में ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकने पर जोर दिया गया और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की ईरानी कार्रवाइयों की मज़म्मत की गई। G7 ने अपने हतमी बयान में तेहरान से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल कार्रवाइयों और समंदरी नेविगेशन के लिए खतरात को रोकने का भी मुतालबा किया। G7 ग्रुप ने ईरान के जोहरे प्रोग्राम को रोकने के लिए सिफारतकारी के तरीक़े को इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूस ने यूक्रेन के जनूबी शहर मैकोलियोव में ताज़ा कार्रवाई करते हुए कई मिसाइल दागे हैं, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए जबकि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मैकोलियोव शहर के मेयर ओलेक्जेंडर सेंकोएच का कहना है कि रूस ने बुध को मजमूई तौर पर 8 मिसाइल दागे, जिससे कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस की इस कार्रवाई की तस्वीर और वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत की बालाई मंजिल को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जहां से सियाह धुआं बुलंद हो रहा है। इससे पहले यूक्रेन के एक शॉपिंग मॉल पर रूस की जानिब से मिसाइल दागे गए थे, जिसमें 15 से ज़ायद अफराद की मौत हो गई थी। इस हमले की आलमी पैमाने पर शदीद मजम्मत की गई। इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग के नतीजे में मज़ीद एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया है। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक ये वाक़या मकबूजा मगरबी किनारे के इलाक़े जुनैन में पेश आया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फायरिंग में शहीद हुए मोहम्मद मराई की उम्र 25 बरस थी और उसे सीने में गोली लगी। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा के मुताबिक ये फ़लस्तीनी नौजवान इसराइली फ़ौज के इलाके में एक छापा मार कार्रवाई में मारा गया। इस हवाले से अभी तक इसराइली फ़ौज का कोई बयान सामने नहीं आया है। इसके अलावा खबर ये भी है कि कई फ़लस्तीनी नौजवानों को इसराइली पुलिस ने जारहाना तरीक़े से गिरफ्तार भी किया है। मस्जिद अक़सा पर फिर एक मरतबा इसराइली क़ाबिज़ फ़ोर्स ने धावा बोला है। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही एक वीडियो इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों को मस्जिद अक़सा के अहाते में तेज़ी से गश्त करते हुए जारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये इसराइली फ़ोर्स जारहाना तरीक़े से मस्जिद अक़सा के कंपाउंड में धावा बोल रहे हैं। दूसरी जानिब मकबूजा ग़र्ब उर्दन के शुमाली शहर नाबलस में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी शहरियों के दरमियान उस वक्त झड़पें शुरू हुईं जब क़ाबिज़ फ़ौज की भारी निफरी ने इलाके में धावा बोल दिया। मुकामी ज़राए के मुताबिक क़ाबिज़ फ़ौज ने नाबलस के मशरक़ी इलाक़े पर एक फ़ौजी बुलडोज़र समेत 30 से ज़ायद गाड़ियों के साथ धावा बोल दिया। यह कार्रवाई मुकामी यूसुफ पर धावा बोलने वाले आबादकारों को महफूज बनाने के लिए की जाने की एक कोशिश थी। मुकामी यूसुफ के मकबरे के क़र्ब-ओ-जवार में क़ाबिज़ फ़ौज के दस्ते तैनात किए गए थे और इसराइली स्नाइपर्स शाहराए उम्मान पर मुतादिद मुकामात पर पोजीशन संभाले दिखाई दिए।
इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने आने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। इजरायली पार्लियामेंट के टूटने की खबरों की गहमा गहमी के माहौल में बेनेट के तर्जुमान ने अचानक ये ऐलान किया है। उनके तर्जुमान की तरफ से ये ऐलान मीडिया के सामने उस वक्त किया गया जब इजरायली पार्लियामेंट कनेसेट के टूटने की वजह से बेनेट का इख्तिदार अंजाम पजीर होने के करीब था। बेनेट का अपनी यमीना पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के लिए ये ऐलान अहम था कि वह अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखते। ख्याल रहे कि इसराइल में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से 4 साल से भी कम मुद्दत में 5वीं मरतबा इंतखाबात इसी साल के आखिरी महीनों में मुतवक्को हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की दावत पर आज से लोया जिरगा हो रहा है, मगर इस जिरगे की एक अहम बात यह है कि इसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी शामिल नहीं की गई। तालिबान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफी ने बताया कि ये एक मुल्क गिर कौमी इज्तिमा है जिसमें तमाम तबक़ात के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। तालिबान हुकूमत की दावत पर होने वाले इस मुल्क गिर इज्तिमा में उलमा, क़बाइली अमायदीन और तालिबान के हामी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। जब तालिबान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुस्सलाम हनफी से पूछा गया कि क्या ख़वातीन जिरगे में शिरकत करेंगी, तो उन्होंने कहा कि मर्द शुरा ख़वातीन की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने इसका जवाब भी पेश किया कि ख़वातीन हमारी माएँ बहनें हैं और हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। जब उनके बेटे इज्तिमा में शरीक होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो भी इज्तिमा में किसी न किसी अंदाज में शरीक होती हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बिहार के सियासी गलियारों में कल उस वक्त हलचल मच गई थी जब असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार में 4 MLAs ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD में शामिल होने का ऐलान किया। पार्टी के जो अरकान असम्बली RJD में शामिल हुए हैं उनके नाम कोचाधामन सीट से रुकन असम्बली मोहम्मद इजहार असफ़ी, जोकीहाट सीट से रुकन असम्बली शाहनवाज आलम, बायसी से रुकन असम्बली रुकनुद्दीन अहमद, बहादुरगंज से रुकन असम्बली अंजार नईमी हैं। MIM के चारों बाकी MLAs का तेजस्वी यादव ने इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम अरकान असम्बली मुल्क की मौजूदा हालात के पेश नज़र हमारे साथ आए हैं। हमें उम्मीद है कि इससे हमारी पार्टी और सेकुलर ताकतें मजबूत होंगी। इससे पहले बुध के रोज़ दोपहर के वक्त अचानक तेजस्वी यादव ने बिहार असम्बली के स्पीकर विजय सिन्हा के कमरे में AIMIM के चारों अरकान असम्बली के साथ पहुंचकर मुलाकात की थी। इस दौरान अख्तरुल ईमान को छोड़कर MIM बिहार के सभी अरकान असम्बली मौजूद रहे। बिहार MIM के सदर और MLA अख्तरुल ईमान ने अपने साथ ही दीगर 4 MLAs की लालू यादव की पार्टी RJD में शमूलियत पर इसे धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब टूटा था तो 5 MLAs आए थे, अब 4 गए हैं तो 24 MLAs आएंगे। की दलितों की और आजादी के बाद उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया। वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमजोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा क्या है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए MIM का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ मीर जाफरों के साथ ही मैं समझता हूँ मुद्दों को MIM ने मजबूती से उठाया है और तमाम तर विधायकों को जो हिस्सेदार बनाया है, तमाम तर विधायकों को जो बोलने का मौका दिया है, जो परामर्श किया है। दूसरी पार्टियों में गए हैं, हम लोग रहे भी हैं, दूसरी पार्टियों में हैसियत है तलवा चाटने की। MIM है जो मान सम्मान की बात करती है। अगर कुछ लोगों को ऐसा ही मामला है, सीमांचल का विकास क्यों नहीं हुआ? सीमांचल से इसी नेचर के लोग जीत कर आए,
जो पार्टी का तलवा चाटते रहे और सीमांचल के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। एमआईएम ईमानदारी के साथ सीमांचल की लड़ाई लड़ती है और अख्तरुज्जमान खड़ा है। मैं दावा करता हूं आपको अरे मुझे कोई किसकी हिम्मत है, मुझे किसकी हिम्मत है। मैं समझता हूं ऐसी कोई राजनीतिक दल ने जन्म नहीं लिया है जो अख्तरुज्जमान के ईमान का खरीदारी करता है। कहने को कोई लफंगा किसी को अगर इशारा कर दे तो थोड़ी ही है कि क्या कहना। आप उधर भी नहीं रहे, आप भी तो उनके साथ खड़े हाउस के बाहर क्या स्टैंड अलग नहीं है। सवाल ये पैदा होता है आप महागठबंधन के साथ भी नहीं रहते थे, बिहार के साथ के भी पिछड़ों नहीं के लिए जो रहते बात हमने की है, सीमांचल के हक और इंसाफ की हमने बात की है। सीमांचल में वो तमाम तर विधायक जिनकी बस्तियां कट रही हैं, जहाँ सैलाब का कहर है, जहाँ पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, रोजगार का मौका नहीं आया, वो स्टैंड कोई साथ दिया क्या? उस स्टैंड में एमआईएम सब लोग साथ थे क्या? दूसरी पार्टियां थी क्या? हाँ, जो कॉमन मामला था, अभी मामला आया अग्निपथ का मामला कॉमन इशू है। कॉमन इशू में हमने भी पार्टी का साथ दिया। लेकिन जहां तक सीमांचल के मुद्दे रहे, सीमांचल के मुद्दे में पार्टी कभी पीछे नहीं रही है। और मैं समझता हूं किसी पार्टी ने सीमांचल की इतनी वकालत नहीं की है जितना अल्प अवधि में एमआईएम ने की है। अंदेशा नहीं था, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आपको लगता है बिहार में कुछ होने वाला है? अब भाई ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं उनसे पूछिए। लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं, सड़क से सदन तक। सड़क में हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। सदन में भले ही हमारी संख्या घटी है, हम सदन की संख्या घटने से नहीं घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस हादसे से और रिएक्शन के साथ आपको महागठबंधन के फोल्डर में रहना चाहिए था, ये महसूस हो रहा जी। महागठबंधन के फोल्डर मुझे किसी के फोल्डर की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रालय का ख्वाब भी नहीं देखता और मैं कोई अपनी जाति फायदे के लिए राजनीति भी नहीं करता। मैं तो सीमांचल की लड़ाई लड़ने आया हूं। बिहार के दबे कुचले अकलियतों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बनकर आया हूं। मुझे खुशी और प्रशंसा इसी में है कि मैं उनकी। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने फेसबुक लाइव में कहा कि मुझे इसमें जाना ही नहीं था, इसीलिए मैं कानून साज कौंसिल की रुकनीत से भी इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे इन सब में आना ही नहीं था, इसलिए मैंने वजीर आला की रिहाइशगाह को पहले ही छोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर से शिवसेना ऑफिस जाऊंगा। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि जिनको जो देना मुमकिन था हमने सबको वो दिया। मुझे इस बात का दुख है कि जिनको हमने दिया वो मुझसे नाराज हैं और जिन्हें कुछ नहीं दिया वो हमारे साथ हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवसेना एमपी संजय राउत ने कहा कि कल जब उद्धव ठाकरे ने सीएम के ओहदे से इस्तीफा दिया तो हम जज्बाती हो गए। उद्धव ठाकरे पर सभी को भरोसा है, हर जात और मजहब के लोग उनकी हिमायत करते हैं। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि हम जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन शिवसेना को ऐसा ही दहकता हुआ रखेंगे। संजय राउत का मजीद कहना था कि शिवसेना इख्तिदार के लिए पैदा नहीं हुई है, इख्तिदार शिवसेना के लिए पैदा हुआ है। ये हमेशा से बाला साहब ठाकरे का मंत्र रहा है। हम काम करेंगे और एक बार फिर अपने दम पर इख्तिदार में आएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो पार्टी के चीफ है शिवसेना के, कल रात को अपने पद से इस्तीफा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार का निर्णय आया है उसके बाद पद पर रहना उनके लिए उचित नहीं था। बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले वो नेता है। कल त्यागपत्र दिया है, लोगों उनसे अपील की है कि किस परिस्थिति में उनको ये पद छोड़ना पड़ा। 2.5 साल तक उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार चली, शिवसेना उसमें थी अर्थात, और सभी का उनको सहकार्य मिला, सोनिया जी हो, पवार साहब हो। लेकिन उद्धव जी ने जाते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। मुझे समझ गया है, मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता, सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैंने सबको कहा। अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ। और पवार साहब ने मुझे कहा संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं।
तो मुझे डर नहीं है। मैं मेरी बात रखूँगा कि राजनीति के स्टेप है मुझे रोकने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए, उद्धव जी को रोकने के लिए, लेकिन हमने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। उद्धव ठाकरे की जानिब से औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखने के ऐलान की एमआईएम महाराष्ट्र सदर और एमपी इम्तियाज जलील ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उन्होंने जाते जाते जो ये नाम बदलने की हरकत की है, इससे उनकी इज्जत कम हो गई है और उनकी सोच सामने आ गई है। देखिए, मरता क्या ना करता, एक कहावत है। और कल के फ्लोर टेस्ट से पहले जब इनको ये समझ में आने लगा कि हमारी सत्ता जा रही है, हमारी कुर्सी जा रही है, दोबारा अब हम कब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जाते जाते इन्हें संभाजी महाराज की याद आ गई। मेरे हिसाब से 25-30 साल पहले जो घोषणा की गई थी, इसको सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनाते रहे, राजनीति का मुद्दा बनाते रहे, और जब अपनी कुर्सी सरकने लगी तो इन्होंने आज ये फैसला लिया है। मैं उद्धव साहब को, शिवसेना को ये बताना चाहता हूं कि इतिहास बदला नहीं जा सकता है, नाम बदले जा सकते हैं। और जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की घटिया राजनीति का एक बहुत अच्छा नमूना पेश करके आप जा रहे हैं। उसमें औरंगाबाद की जनता ये तय करने वाली है कि औरंगाबाद का नाम क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा करके। दूसरा हमारा ये कहना है आपसे कि आखिर आप इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप जाते जाते ये कहते कि मैं औरंगाबाद के पानी की समस्या हल करके जा रहा हूं, औरंगाबाद में जो 8-8, 10-10 दिन के बाद पानी मिलता है, जो आपकी वजह से उद्धव ठाकरे साहब, आपके और आपके पार्टी के यहाँ के नेताओं ने जो पिछले 25-30 सालों से सिर्फ लोगों को लूटने का, खाने का काम किया है, और आज वो जश्न मना रहे हैं, वहां पर नाच रहे हैं। मेरा उनसे ये सवाल है, अब इसके बाद कौन सा मुद्दा लेकर अब नाचने वाले हैं आप? अगर जनता की भलाई के लिए अगर आप कुछ करते तो हम आपको सर आंखों के ऊपर बिठाते, लेकिन आपकी घटिया राजनीति जो है, जब शहरों के नाम बदल दो, सड़कों के नाम बदल दो, गलियों के नाम बदल दो, ये जो आप घटिया खेल खेल कर जा रहे हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरी निंदा मैं कड़े शब्दों में उन दलालों की करता हूं जो अपने आप को कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कहते आए हैं। मैं तमाम एमआईएम के जितने भी कार्यकर्ता है महाराष्ट्र के अंदर, ये जहां दिखे इनकी तस्वीर के ऊपर जूतों का हार पहनाइएगा, क्योंकि ये सियासत के लिए देखिएगा किस घटिया लेवल के ऊपर आ गए हैं। आज के औरंगाबाद शहर के अंदर कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दलाल नेता आज सड़क के ऊपर अगर निकले तो उनको देखकर थूकना चाहिए हमें, कि इनकी सियासत की वजह से, इनकी घटिया सियासत की वजह से अगर सत्ता से इतना मोह था तो सत्ता को किसान लीडर राकेश टिकैत ने राजस्थान के उदयपुर में दर्जी के कत्ल पर कहा कि जिन रियासतों में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, उन रियासतों में ऐसे वाकयात बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी वालों को बलि देने वाले ग्रुप से करार दिया। ये घटना जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे घटनाएं बढ़ेगी। वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे पंजाब हो, आप देख लो उठा के हिस्ट्री, वहां पे ये घटनाएं बढ़ेगी। क्यों ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्यों? बीजेपी करवाती है पूरा, जो सेंटर में बैठे लोग हैं वो सब चीजें करवाते हैं। ये घटनाएं बढ़ेगी। जब तक उनका राज कामयाब नहीं होगा, कायम नहीं होंगे, तो ये करवाएंगे। जैसे महाराष्ट्र को उन्होंने तोड़ा, इसी तरह से महाराष्ट्र में थोड़ा बोल दीजिए। महाराष्ट्र में तो बोल ही दिया, सबको पता है भाई। अगर उनके साथ में समझौता होता तो शिवसेना बहुत बढ़िया थी, समझौता नहीं है तो शिवसेना को ही तोड़ दिया उन्होंने, तो ये किसने तोड़ा है? तो इस तरह से ये है कि जो बीजेपी की सरकार है ये बड़ी खतरनाक है। ये पूजा पाठ, पुजारी तो लगते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, बहुत धर्म कर्म को उसको मानते हैं, लेकिन ये बलि प्रथा वाले हैं, जिसमें बलि प्रथा दी जाती थी, तो उस प्रथा के, उस खानदान के ये लोग हैं। ये झगड़ा करवाने में, तोड़ फोड़ करवाने में, करने में, उसमें माहिर हैं ये लोग। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस जिसके साथ जाती है वो साफ हो जाता है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ आए तो उनकी पार्टी ही साफ हो गई। देखो, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। कांग्रेस की संगति जहां जहां हुई है, आप वहां वहां ये विसंगति देखिए। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि अहिफन गए तो बिस बने, कदली गए कपूर,
और सीप गए मुक्ता बने संगत को फलसूद। अखिलेश यादव संपर्क में आए, साफ। तेजस्वी संपर्क में आए, साफ। उद्धव संपर्क में आए, पार्टी साफ हो गई। ये संगत का प्रभाव है कांग्रेस की, ओले की तरह काम कर रही है। कमलनाथ जी भी गए थे सरकार बचाने, अपनी बचा नहीं पाए थे। मतलब अब झारखंड की बारी मानी। नहीं, बारी तो आप किसी की भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा है। उनकी जिनकी खुद की सरकार गिरती है, जिनकी खुद की पार्टियां टूटती हैं, ये उनसे पूछो, नेतृत्व करने वालों से। आप मध्य प्रदेश का हमसे पूछ रहे हो, कमलनाथ जी से पूछो 32 विधायक कैसे छोड़ के चले गए। विपक्ष में भी तो गए उनको छोड़। चंद कट्टरवादियों की जानिब से सेकुलर शख्सियात को धमकियां देने का सिलसिला जारी है। अब हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा और अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर सवरा भास्कर को जान से मारने की धमकी भरा एक खत भेजा गया है। ये धमकी आमेज खत मिलने के बाद सौरा ने फौरी तौर पर मुकामी पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई। अदाकारा सौरा भास्कर को खत में जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ओहदेदार ने बताया कि यह खत वर्सोवा में अदाकारा की रिहाइशगाह पर भेजा गया था। एक एहलकार ने बताया कि हिंदी में लिखे गए खत में कहा गया है कि मुल्क के वीर सावरकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 59 साला बरतानवी मुसलमान आदम मोहम्मद का कारनामा। फरीज़े हज की अदायगी के लिए 11 माह पैदल सफर करके इंग्लैंड से मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचने पर आदम मोहम्मद का किया गया शानदार इस्तकबाल। बोरिस जॉनसन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुताल्लिक़ दिया हैरान कुन बयान। कहा, अगर पुतिन कोई औरत होते तो यूक्रेन जंग शुरू ना करते। यूक्रेन पर उनका हमला जहरीली मर्दानगी की है बेहतरीन मिसाल। अफगानिस्तान में मुल्कगीर सतह का कौमी इज्तिमा लोया जिरगा की आज से हो रही है शुरुआत। जिरगा में ख़वातीन की नो एंट्री। तालिबान ने कहा, ख़वातीन हमारी माएँ बहनें हैं, मर्द शुरा करेंगे ख़वातीन की नुमाइंदगी। बिहार के सियासी गलियारों में बढ़ी हलचल। एमआईएम के 4 एमएलएज ने ज्वाइन कर ली लालू यादव की आरजेडी। अख्तरुल ईमान ने बताया धोखा। कहा, मैं जब टूटा था तो 5 आए थे, अब 4 गए हैं तो 24 एमएलएज आएंगे। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखने का उद्धव ठाकरे ने कल किया था ऐलान। इम्तियाज जलील ने कहा, जाते जाते ये हरकत करके उद्धव ठाकरे ने अपनी इज्जत घटा दी। और एक्ट्रेस और बेबाक बयान देने वाली सौरा भास्कर को आई जान से मारने की धमकी। धमकी भरे खत में लिखा गया कि वीर सावरकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल।